नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में घर जैसा लगा, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर सियासी तूफान। लश्कर कमांडर का कबूलनामा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाक की खोली पोल। राहुल की जेनजी पोस्ट पर सियासी तूफान, बीजेपी बोली भारत को अराजकता की ओर ढकेलने की साजिश। केपी ओली का भारत पर हमला, नेपाल विरोधी प्रदर्शन के पीछे विदेशी साजिश का दावा। और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फर्जीवाड़े केस में मिली जमानत। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा एक बार फिर से बयानबाजी को लेकर विवादों में है। दरअसल पित्रोदा ने पाकिस्तान को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी है जिससे सियासी पारा चढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान गया था और सच कहूं तो मुझे वहां घर जैसा लगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बांग्लादेश और नेपाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा है कि पड़ोसी देशों में उन्हें कभी विदेशीपन महसूस ही नहीं हुआ। पित्रोदा ने सरकार से अपील की है कि भारत को सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत करने चाहिए। उन्होंने साफ कहा, आतंकवाद एक समस्या है, लेकिन आखिरकार हमारा जीन पूल एक जैसा है। हमें लड़ना नहीं, साथ मिलकर जीना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने इसे कांग्रेस का पाकिस्तानी प्रेम करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान के हितों को प्राथमिकता देती रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि शायद इसी वजह से यूपीए सरकार ने 26/11 हमले के बाद भी पाकिस्तान पर कड़ा कदम नहीं उठाया था। बता दें कि सैम पित्रोदा ओवरसीज इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पहले भी चीन और विदेश नीति को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार को एक और बड़ी राहत मिल गई है। फर्जीवाड़े के मामले में जेल की सलाखों के पीछे बंद मुख्तार का बेटा उमर अंसारी अब बाहर आने की तैयारी में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे जमानत की मंजूरी दे दी है। दरअसल गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर पर गंभीर आरोप थे। कहा गया है कि उसने गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन छुड़ाने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश किए, यहां तक कि अपनी मां के नकली हस्ताक्षर भी किए। गाजीपुर की अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। इसके बाद पुलिस ने उमर को लखनऊ से गिरफ्तार कर कासगंज जेल भेजा। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश से उमर अंसारी को मिली है बड़ी राहत। और खास बात यह है कि ये राहत अकेले उमर तक सीमित नहीं है। उनके भाई और विधायक अब्बास अंसारी को भी हाल ही में हाईकोर्ट से राहत मिली थी। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच केस में उनकी विधानसभा सदस्यता पर तलवार लटक गई थी, मगर हाईकोर्ट ने अब्बास की सदस्यता बहाल कर दी। यानी कि अंसारी खानदान जो लंबे वक्त से कानूनी शिकंजे में जकड़ा था, अब एक एक करके कोर्ट से राहत मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का सच बेनकाब कर दिया है और सबसे बड़ी गवाही दी है पाकिस्तान के अपने ही आतंकी ने। लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर कासिम कैमरे पर मान रहा है कि भारतीय वायुसेना के हमले में मुरीद के का मरकज-ए-तैयबा पूरी तरह से तबाह हो गया था। कासिम ने कहा कि यहाँ आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी, यहीं से जिहाद की फैक्ट्री चलती थी और अब पाकिस्तान इसे पहले से भी बड़ा बनाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल मई 2025 में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर इस आतंकी अड्डे को नेस्तो नाबूद कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने सबूत छिपाने की कोशिश की और दुनिया के सामने झूठ बोला। अब उनके ही आतंकी का कबूलनामा पाकिस्तान का असली चेहरा दिखा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भूकंप और बाढ़ के नाम पर पाकिस्तान ने जो पैसे इकट्ठा किए, उन्हीं पैसों से लश्कर का ये मुख्यालय फिर से खड़ा किया जा रहा है। यहाँ फिर से दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाएगी, धार्मिक ब्रेन वॉशिंग होगी और दाराए सफ़ा जैसे नए प्रोग्राम शुरू होंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने ये साफ कर दिया है कि भारत जब ठान ले तो पाकिस्तान की सारी साजिशें ढह जाती हैं। अब पाकिस्तान की पोल खुद कर उनके ही आतंकी खोल रहे हैं। सवाल है कि आखिर कब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पाल पोस कर दुनिया को गुमराह करता रहेगा। जामे मस्जिद उम्मुल कुरा इसको हमले में तबाह कर दिया गया था। अब उसकी तामीर नौ का सिलसिला जारी है। अल्लाह के फजल करम से ये मस्जिद पहले से बहुत बड़ी बनेगी। अल्लाह ताला इस मस्जिद को अपने बंदों के लिए आबाद करे। यहाँ से बड़े मुजाहिदीन और बड़े तलबा नमाजें पढ़ के फारिग हुए गए हैं। हम
बात कर रहे हैं जोधपुर की, जहां आज एक बेहद अहम और भावनात्मक पल होने जा रहा है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास काट रहे आसाराम बापू सोमवार को जोधपुर लौट आए हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी सेहत को देखते हुए अंतरिम जमानत बढ़ा दी है और अब 11 साल बाद वे अपने बेटे नारायण साईं से मिलेंगे। मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया है कि आसाराम बापू की 2 नसों में ब्लॉकेज है। हृदय और प्रोस्टेट की 2 नसों में 90% ब्लॉकेज की पुष्टि हुई है। इनके इलाज के लिए आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी उपचार जारी है। यही वजह है कि कोर्ट ने सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत दी है। नारायण साईं, जो सूरत की लाजपुर जेल में बंद है, को भी पिता से मिलने के लिए 5 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। कोर्ट के निर्देश दिया है कि वे पुलिस सुरक्षा में ही हवाई जहाज से जोधपुर आएंगे और मुलाकात पूरी तरह नियंत्रित तरीके से होगी। मुलाकात की तारीख और समय गुप्त रखा जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि समर्थकों की भीड़ से स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। नारायण साईं को इस मुलाकात के लिए 5 लाख रुपए जमा करने होंगे और यात्रा का खर्च स्वयं वो उठाएंगे। जोधपुर के आसपास आसाराम बापू के समर्थक भी उमड़ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वे अपने समर्थकों से नहीं मिल सकते। केवल पिता पुत्र की ही मुलाकात होगी। ये मुलाकात न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पूरे देश की कानूनी और सामाजिक नजरों के लिए भी अहम है। 11 साल बाद होने वाली ये पहली बैठक जोधपुर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गोल्डी बराड गैंग से जुड़े 2 शूटर नकुल और विजय तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले हैं और इन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस जांच में सामने आया है कि 11 सितंबर को ये दोनों सुपर स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर मुंबई में दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने पहुंचे थे। यही नहीं, अगले ही दिन 12 सितंबर को इसी गैंग के 2 अन्य शूटर अरुण और रविंद्र दोबारा फायरिंग की कोशिश करने आए, लेकिन पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए। अब बरेली पुलिस ने नकुल और विजय तोमर को बी वारंट पर कस्टडी रिमांड में लिया है। पूछताछ में पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरी साजिश के पीछे कौन लोग शामिल थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बराड और रोहित गोदारा गैंग ने मिलकर इस फायरिंग की योजना बनाई थी। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ में गैंग के बाकी सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश जारी है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद दिशा पाटनी की सुरक्षा और मामले की जांच को नया मोड़ मिल गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस बार छात्र राजनीति में एबीवीपी का डंका बजा है। 4 अहम पदों पर हुए चुनाव में एबीवीपी के 3 बार जीत दर्ज कर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एबीवीपी ने मानडूसू नए अध्यक्ष बने हैं, जबकि सचिव का ताज कुणाल चौधरी और सह सचिव का पद दीपिका झा के नाम रहा। कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई को इस बार सिर्फ उपाध्यक्ष की सीट मिली है, जहां राहुल झंछाला ने जीत हासिल की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ कैंपस गूंज उठा। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये नतीजे दिल्ली की छात्र राजनीति में एबीवीपी की बढ़त, पकड़ और संगठन की राजनीति का साफ संकेत है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जेनजी और युवाओं को लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी सौंपते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि युवा और छात्र वोट चोरी रोकेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। उन्होंने एक फोटो के साथ लिखा, लोकतंत्र कभी डिलीट नहीं किया जा सकता। इस पोस्ट ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। बीजेपी ने इसे अराजकता फैलाने की साजिश बताया। प्रदीप भंडारी ने राहुल को लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान की तुलना नेपाल की जेनजी क्रांति से की है, जहां युवाओं ने हिंसक आंदोलन किया। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी भारत को भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। पार्टी ने उन्हें एंटी इंडिया फोर्स का पोस्टर बॉय बताया। राहुल पर आरोप है कि वो घुसपैठियों को बचाने के लिए युवाओं को भड़का रहे हैं। नेपाल में हाल ही में संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में हिंसा फैली थी। बीजेपी पूछ रही है कि राहुल भारत में भी वही दोहराना चाहते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों को बचाकर वोट बैंक बना रही है।
शाह ने बिहार की वोट अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी हालत में घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेगी। उन्होंने लालू और तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा और कहा कि एनडीए को दोबारा सत्ता में लाकर बिहार को सुरक्षित करना होगा। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पूर्णिया जिले के मजगामा हाट इलाके में मां दुर्गा की निर्माणाधीन मूर्ति के साथ तोड़फोड़ करने से भारी तनाव उत्पन्न हो गया है। इस घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और आगजनी के साथ ही साथ कई दुकानों को नुकसान पहुंचाया। भीड़ ने एक मुस्लिम युवक को आरोपी मानकर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई करने के बाद रस्सी से बांध दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ ने आरोपी को पुलिस के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और माहौल काबू में करने के लिए 3 से 4 राउंड हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। तनाव को देखते हुए आसपास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। आरोपी युवक ने मूर्ति तोड़ने की बात स्वीकार की है, लेकिन उसके पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। मजगामा के मुखिया अबू जागीर ने घटना की निंदा करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस पूरे इलाके में निगरानी रखे हुए है और जांच जारी है। बिहार में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन ने कांग्रेस से सीट बंटवारे में यथार्थवादी रुख अपनाने की उम्मीद जताई है। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि कांग्रेस को 2020 के विधानसभा चुनाव का अनुभव सीखना चाहिए, जब उसने अपनी क्षमता से अधिक सीटों की मांग की थी, लेकिन प्रदर्शन जोरदार रहा। भट्टाचार्य ने बताया है कि उनकी पार्टी इस बार 243 सीटों में से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि 2020 में ये संख्या केवल 19 थी। दीपांकर भट्टाचार्य ने राजद से भी छोटे दलों के लिए सीटों में लचीलापन दिखाने की अपील की है, क्योंकि इस बार विपक्षी गठबंधन इंडिया में नए दलों के शामिल होने की संभावना है, जिससे गठबंधन और मजबूत हो सकता है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे और इसमें कोई संशय नहीं है। बातचीत अभी जारी है और SIR आंदोलन की वजह से इसमें थोड़ी देरी हुई है, लेकिन उम्मीद है कि इस महीने अंत तक स्थिति साफ हो जाएगी। भट्टाचार्य ने कांग्रेस की हालिया मतदाता अधिकार यात्रा के बाद बड़ी सीट मांग पर भी प्रतिक्रिया दी और पिछले चुनावों के आंकड़े साझा किए। उन्होंने कहा कि 2015 में कांग्रेस ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 सीटें जीती थी, जबकि 2020 में वो 70 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 19 सीटें ले पाए। इसलिए वे चाहते हैं कि कांग्रेस इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन बेहतर प्रदर्शन करे। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस को गठबंधन में नए साथियों के लिए सीटों में लचीलापन दिखाना होगा, ताकि विरोधी गठबंधन मजबूत बने। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और चीन के करीबी माने जाने वाले KP ओली ने हालिया विरोध प्रदर्शनों और हिंसा को लेकर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। ओली ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में षड्यंत्रकारियों ने घुसपैठ कराई और हिंसा को भड़काया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। बावजूद इसके कई युवक अपनी जान गंवा बैठे। ओली ने भारत और अन्य विदेशी ताकतों को भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के पीछे बड़ी साजिश रही और देश के प्रतीकों, संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों पर हमले हुए। सिंह दरबार जलाया गया और नेपाल का नक्शा भी नष्ट करने का प्रयास किया गया। पूर्व PM ने देशवासियों से एकजुट होने और संविधान व राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने की अपील की है। उनका कहना है कि समय रहते इसे समझना जरूरी है, नहीं तो नेपाल की संप्रभुता केवल इतिहास में ही रह जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि विरोध प्रदर्शनों के पीछे की साजिश का पर्दा जरूर उठेगा।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी खुद को सीएम फेस बताने में अड़े हैं, लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद सीधे 76 सीटों की डिमांड कर राजद की टेंशन को बढ़ा दिया है। 2020 में कांग्रेस को महागठबंधन में केवल 70 सीटें मिली थी और उनमें से 19 सीटें जीत पाई थी। अब कांग्रेस ने 6 सीटें और जोड़कर अपनी ताकत दिखाई है और ये संदेश भी दिया है कि वो राजद की पिछलग्गू नहीं है। राजद इस डिमांड पर फिलहाल संतोष नहीं कर रहा है और दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस की ये चाल महागठबंधन में नई खींचतान पैदा कर सकती है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस दबाव और सीट शेयरिंग की नई डिमांड पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और बिहार की राजनीति में अगले दिनों किस तरह का राजनीतिक महाभारत देखने को मिलेगा। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग करने वाले 2 शूटरों के पुलिस एनकाउंटर के बाद अब गैंगवार खुलकर सामने आ गया है। एनकाउंटर में रविंद्र और अरुण के मारे जाने के बाद रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर धमकी दी है कि ये एनकाउंटर नहीं बल्कि सनातन की हार है और इसका बदला जरूर लिया जाएगा। रोहित गोदारा की धमकी पर अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पलटवार किया है। गैंग के अहम सदस्य हरी बॉक्सर ने फेसबुक पोस्ट में रोहित को गद्दार बताते हुए कहा है कि उसे लात मारकर निकाला गया था। बॉक्सर ने साफ कहा है कि सनातन पर कोई सवाल उठाएगा तो हर हिंदू जवाब देगा। गद्दारों के ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। याद दिला दें कि 12 सितंबर की रात दिशा पाटनी के बरेली वाले पैतृक घर पर गोलियां चली थी। पहले 11 सितंबर को भी फायरिंग हुई थी। जांच में सामने आया है कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग इस वारदात के पीछे थे। दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में हुई मुठभेड़ में दोनों आरोपी शूटर मारे गए। अब सोशल मीडिया पर बयानबाजी और धमकियों ने इस पूरे मामले को और विस्फोटक बना दिया है। बॉलीवुड और असमिया संगीत जगत के प्रख्यात गायक जुबिन गर्ग अब हमारे बीच नहीं रहे। 52 वर्ष की उम्र में सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे समुद्र में गिर गए। उन्हें बचाकर आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। वे सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में प्रस्तुति देने वाले थे। इस खबर से उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है। जुबिन का असली नाम जुबिन बोर ठाकुर था और वे 40 से अधिक भाषाओं में गाने गा चुके हैं। असम के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुबिन गर्ग के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सिंघल ने कहा है कि उनके संगीत से पीढ़ियों को आनंद, सांत्वना और पहचान मिली। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि जुबिन के निधन से एक ऐसा शून्य बन गया जो कभी नहीं भर सकेगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने उन्हें असम का प्रिय सपूत बताते हुए कहा कि उनका गाना असम और देश दोनों के लिए अपूर्णीय क्षति है। आपको बता दें कि जुबिन गर्ग ने 2006 में बॉलीवुड फिल्म गैंगस्टर के गाने या अली से देश भर में पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने सुबह सुबह क्या राज है जैसे हिट गाने गाए। वे असमिया संगीत के सबसे सफल गायकों में गिने जाते हैं और लंबे समय तक राज्य के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले गायक भी रहे। उन्होंने हिंदी, असमिया, बंगाली समेत 40 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं। संगीत प्रेमियों के दिलों में उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया